सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर ऋषभ ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम ऋषभ है और ये घटना आज से कुछ साल पहले की है। एक शाम में मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। जहाँ तक मुझे याद आता है ये कोई ध्यान वाला सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने में या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। इसीलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत करने के लिए रोक लिया था। जिस केंद्र में यह सत्र आयोजित किया गया था वो मेरे आयोजक के घर, जहाँ मैं रुका हुआ था, से लगा हुआ ही था। इसलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी, मगर घर अधिक दूर नहीं था। इसीलिए हम वहाँ बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहे शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसके स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के दर्शनों पर चर्चा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली और संगीत बंद हो गए और अगले ही क्षण दोनों फिर से चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, बिजली की कटौती यहाँ पर आम बात है। मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए भी बिजली जाते हुए नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली मुहैया की जाती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा हो भी सकता है, मगर अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। कुछ टूट गया होगा या फिर उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम सब संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतज़ार करने लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो ये कोई सामान्य बात नहीं लग रही थी। क्या मामला है देखने के लिए हम उठ खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात करी जाए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। जब हम ध्यान वाले कमरे से बाहर निकले हमें सामने वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक काला साया मुझे भागता दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं उस आकृति को पहचान रहा हूँ। और लो, वो तो मेरी आयोजक ही लॉन पार करके अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उसे खिड़की से लॉन में भागते हुए देखा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी ने खिड़की के बाहर दरवाजे से फ्यूज़ बॉक्स तक गौर से नज़र दौड़ाई। फ्यूज़ बॉक्स का दरवाज़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट बोलकर विदा हो गए। जब सब चले गए और मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी आयोजक शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। उसने मुझे हेलो कहा और कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे पूछा, आपने मेन स्विच से कमरे की बिजली क्यों बंद कर दी थी? उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं, वो मैं नहीं थी, मैं तो पूरे समय यही थी, लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज़ ज़रा धीमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ, मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो रोशनी के लिए इधर उधर भटकती है। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौचक्का रह गया होऊंगा और उसे अविश्वास और आश्चर्य से घूरता हुआ सोच रहा होऊंगा कि मुझे इस बात पर बहस करना सही होगा या नहीं। मैंने कोई बात ना करना ही उचित समझा।
अगर वो इतना बड़ा नाटक कर सकती थी तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली वो नहीं थी। इसीलिए मैं उससे बहस में उलझना सही नहीं समझा। मैंने विषय बदल दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फजूल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक अनोखी अनुभूति मुझे हुई, एक मज़ेदार वाक़या मेरे साथ हुआ। एक और सीख मुझे मिली, सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के लिए, उसे कुछ और आगे ले जाने के लिए कुछ करते भी हैं। एक घटना और थी जो मेरी पढ़ाई के टाइम पर दिल्ली में हुई थी। मैं परीक्षाओं के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था। मई का महीना था और मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो मैंने देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीना देने के लिए कहा। और मैं बिना किसी बात को सोचते हुए अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत करने लगा। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा। तब मम्मी ने मुझे बताया कि कुरुक्षेत्र में दीदी, जो कि मेरी मम्मी दीदी के ससुराल है, उनके घर में एक अजीब सी घटना घटी है जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहाँ पर? फिर जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने के बाद जो मुझे पता चला वो कुछ इस प्रकार था। जहाँ दीदी के पास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो वहीं पास में बने हुए रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे क्वार्टर्स बने होते हैं। ऐसे ही क्वार्टर में मेरे जीजाजी और उनके पिता और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दादी और उनकी देवरानी चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी, जिसने कि पुराना पजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, वो दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया और उसके पीछे से जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी ने भी उसे पकड़ने के लिए कोशिश करी, पर तब तक वो रसोई की ओर बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनके देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोके बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ मानो वो बाहर निकल गया और कहीं गायब हो गया। उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए तो वो सब लोग सुन्न पड़ गए। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार आ गया। जो देखा था उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था ना, और किसी को बताया भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई मानता ही नहीं। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं उन्हें घूमते हुए आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो आसपास वालों ने भी कभी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात को उन्होंने अपने घर तक रखने का ही फैसला करा और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश करने लगे ताकि अपने घर की सुरक्षा और उस घटना का मूल कारण पता लगा सके। जीजा के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया और जब तक समस्या का हल ना हो जाए वहाँ ना आने की सलाह दी। जितना मुझे पता है लगभग 2 महीने तक वो सब दिल्ली में ही रहे और उन्होंने इतने समय में वहाँ पर कुछ तो कर लिया, जिसके बाद शायद उन्हें उनके मनचाहे सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन वो मुझे नहीं पता। पर उसके बाद वे सब लोग वापस वहाँ चले गए और रहने लगे। ये घटना सुनने में जितनी अजीब है,
जिनके साथ घटी है उनके लिए उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी। मुझे अक्सर रात को आने में थोड़ी देर हो जाती है। घर से ऑफिस लगभग 30 मील दूर था और ऑफिस की लगभग 10 बजे छुट्टी हुआ करती थी। आने जाने में भी लगभग 2-1 घंटे का समय लग जाता था। मुझे घर आने में आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मैं लगभग रात को 1:30 बजे घर आई क्योंकि आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था। मैं काम से बहुत थक गई थी, पर फिर घर आते ही मुझे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैं समझ गई कि ये कौन है। मैंने उससे कहा, तुम अब तक सोए नहीं? थकान के मारे मेरी भूख मर गई है और मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। बीच रात में ही एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और वो कह रही थी कि तुमने आज मेरे साथ खाना नहीं खाया। मैंने कहा, क्या हुआ? कल बात करेंगे। देखो तुम्हारा पसंदीदा खाना। क्या? आज कैसे? अरे तुम देखो, ताज़ा ताज़ा है, मज़ा आएगा। जब तुम पियोगी और जवान हो जाओगी। उसने फ़ौरन आंखें खोली। चलो साथ में रक्त का मज़ा लें। 1 साल पहले की घटना, जब एक दंपति का तलाक हो गया, वो भी शादी के 25 साल के बाद, तो उनकी 20 साल की इकलौती बेटी जिसका नाम रूपाली था, पर ना तो उसके रूप में कोई लाली थी और ना ही रंग की सुंदरता, परंतु फिर भी वो सबकी लाडली थी। तलाक के बाद माता पिता दोनों यही चाहते थे कि रूपा हमारे साथ अलग रहे, परंतु माँ के करीब होने के बावजूद वो पिता के साथ चली जाती है। परंतु माँ अपनी बेटी को पाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, पर जब कुछ सही नहीं हो पाता तो उसने वशीकरण करना, टोने टोकते, मायाजाल इत्यादि करके लोगों को वश में करना सीख लिया था, एक तांत्रिक की मदद से। इस वशीकरण के कारण उसने अपनी बेटी को अपने वश में करके अपने पास बुला लिया और उसके रूप को भी काफ़ी सुंदर कर दिया था। परंतु कुछ दिनों के भीतर उसके पति ने उसकी बेटी को उससे छीन कर अपने साथ ले गया और कानून के कागज उसके मुंह पर फेंक कर गया। उसमें साफ साफ लिखा था कि आज से रूपाली अपने पिता के साथ रहेगी और यदि उसकी माँ रूपाली या उसके पति को लेकर लड़ाई या फिर दबाव बनाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परंतु अभी कुछ ही माह पहले एक अजीब सी घटना घटी। माँ के वशीकरण के कारण उसने अपने पापा को चाय में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और फिर झूठ मूठ के आंसू बहाकर अपनी माँ के पास चली गई। लेकिन जब वो घर आई तब न जाने उसे घर में एक अजीब सी दुर्गंध आई और वो उस दुर्गंध के पीछे पीछे जा ही रही थी कि अचानक एक काले साए की तरह माँ उसके सामने आ गई। मैंने पूछा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, शायद चूहा मरा है। नहीं, चूहे के मरने की बदबू नहीं है, कुछ और है। माँ ने आंखों से ना जाने कैसा जादू करा कि मैं वहीं बेहोश हो गई। जब अगले दिन होश आया तो पूरे घर में कोई नहीं था। मैं बहुत चिल्लाई, माँ कहाँ हो? परंतु माँ मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर मैंने सोचा कि शायद माँ कहीं बाहर गई हुई है। रात को जब मैं खाना बनाने लगी तभी मुझे एक परछाई सा साया मेरे पास आते हुए दिखा और इसी बीच एक आवाज़ आई, बेटा तुम खाना क्यों बना रही हो? मैं बना देती हूँ। और माँ, तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। न जाने खाने में ऐसा क्या होता था कि खाने के एक निवाले से ही मैं हमेशा गहरी नींद में सो जाती थी। फिर क्या होता मुझे कुछ याद नहीं रहता। आने वाली हर सुबह मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती। हमेशा की तरह आज भी माँ घर पर नहीं थी। मैं इधर उधर उन्हें हमेशा ढूंढने की कोशिश करती पर वो मुझे कहीं नहीं दिखती। जब मैं उन्हें पूछती कि आप सुबह कहाँ चली जाती हो तो वो हमेशा खामोश मुस्कान में जवाब देती। एक दिन सुबह मैं खामोशी में गुमसुम बैठी थी कि तभी एक दर्द भरी आवाज़ मेरे कानों में फुसफुसाई,
तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चली जाओ यहाँ से। मेरा शक यकीन में बदल गया था। जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मेरी माँ नहीं है, वो कुछ और था, कुछ भयानक, जो कि किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर था। कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? परंतु एक हवा के झोंके के साथ ही सारी की सारी आवाज़ें चली गई। मैं उसी समय अपनी माँ के कमरे में गई, जिसमें जाने के लिए वो हमेशा मुझे मना करती थी। मैं फ़ौरन उनके कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उनके कमरे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जो कि कुछ मिनट पहले तक वहाँ था ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे साथ जो अजीब सी घटनाएं हो रही थी, मैं नहीं जानती थी कि उसका परिणाम क्या होगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था तो मैं खिड़की से अंदर गई, पर वहाँ बहुत बदबू थी, इसलिए सांस भी नहीं ली जा रही थी। कमरे की हालत भी खस्ता थी। मैंने पूरे कमरे को छान मारा, लेकिन मुझे उसमें एक पत्र के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था तो मैं पीछे वाले दरवाजे से जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी माँ, नहीं नहीं माँ। शरीर की यह हालत हो गई थी कि मैं उन्हें पहचान तक ना सकी। उनकी दोनों आंखें फूटी थी, पेट पर चाकू के अनगिनत निशान थे और पूरा शरीर काला पड़ चुका था। फर्श पर पहला खून देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे वहीं कांपने लगी और मैंने पुलिस को सूचना देने की सोची। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, तभी वो एक भयंकर साया मेरे जस्ट पीछे खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं खौफ के मारे चिल्लाने लगी। एक चीख के बाद मैं जैसे ही अगली चीख मारती, मेरी आवाज़ मानो कहीं गुम हो गई। मैं भागना चाहती थी, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उस चीज़ ने मेरे पूरे शरीर पर काबू पा लिया हो। मैं रोने लगी और उस समय मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने आंखों से वशीकरण करा और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब बीच में अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जिसके साथ मैं एक हफ्ते से रह रही थी, दरअसल वो मेरी माँ नहीं, एक डायन थी। वो धीरे धीरे मेरा खून चूस रही थी। शुरुआत में वो बस एक काली परछाई थी, लेकिन अब वो एक खतरनाक डायन बन चुकी थी। उसने मेरा खून चूस चूस कर मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अब मैं बस उसके हाथ की कठपुतली थी। लेकिन दिन के वक्त वो इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन दिनों दिन उसकी शक्ति बढ़ती गई और मैं कमज़ोर होती गई। ये तय था कि मेरे शरीर पर उसका राज होने वाला है और मैं मरने वाली थी। ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरा बुरा हाल हो रहा था। उस डायन ने अपनी शक्ति से पूरे घर को बंद कर दिया और खिड़की से लेकर दरवाजे तक सब कुछ बंद था। मैं भागती कैसे? ये सब मेरे मन में चल ही रहा था और असल में उस वक्त मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब मैं उठ भी नहीं सकती थी। तभी मुझे उस पत्र के बारे में याद आया। मैंने भगवान से विनती करी कि हे भगवान, मुझे बचा लो। फिर मैंने उस पत्र को पढ़ने के लिए उसे खोला और उसमें बस पूर्णिमा लिखा हुआ था। मैं बस ताले की तरह लोक सी हो गई थी और मैं हिल डुल भी नहीं सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े बस रो रही थी और भगवान को याद भी कर रही थी कि शायद अब वही मेरी मदद करें। मेरे आंसू जैसे जैसे उस पत्र पर पड़े, उस पत्र पर कुछ दिखना शुरू हो गया। मैंने जैसे आंसू से पत्र को भिगोया और उस पत्र को पढ़ने ही वाली थी कि अचानक वो डायन मेरे सामने आ गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने वो पत्र मेरे से छीन लिया और फाड़ दिया। अब वो मेरे बालों पर लटकने लगी और मेरे बालों को नोच नोच कर खाने लगी एवं अपने तीखे दांतों से मेरा खून चूसने लगी। मेरा पूरा शरीर बस एक कंकाल बन चुका था। ये दृश्य ऐसा था कि मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया था। बचपन में माँ के द्वारा सिखाई गई हनुमान चालीसा को याद करने की मैं पूरी कोशिश करने लगी, पर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, वो हनुमान चालीसा मैंने कभी पूरी नहीं सीखी। बस उसकी वही 4 लाइन मुझे याद हैं जो कि हमेशा मैंने सुनी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब मैंने हनुमान चालीसा की 4 लाइनें बोलना शुरू करी
और बार बार उसी उच्चारण को फिर से करने लगी। तब वो डायन अपने हाथों से मेरा गला दबाने लगी और मुझे यहाँ वहाँ पटकने लगी। मेरे हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी पर बहुत चोट लगी। डायन गई या नहीं इसका मुझे पता नहीं, पर मैं ज़रूर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो शायद पूर्णिमा की रात थी। मुझे लगा कि अब तो इस डायन के चंगुल से मैं नहीं बच पाऊंगी। इसी पूर्णिमा की रात वो तंत्र मंत्र करके मेरे शरीर पर अपना अधिकार करने वाली थी और मुझे दैत्यासुर के समक्ष बलि चढ़ाने वाली थी। मैंने सोचा कि अब तो भगवान भी मेरी मदद नहीं कर सकते और मैंने निराशा से आंखें मूंद ली। शायद पहले कभी किसी ने ऐसी मौत का इंतज़ार ना करा होगा, पर मेरे साथ जो हो रहा था वो उससे भयानक था। यदि उस रात मेरी माँ की आत्मा ना आई होती तो शायद मेरा बच निकलना मुश्किल था। मेरी माँ ने अपनी पूरी ताकत से उस डायन का मुकाबला करा और अपने तंत्र मंत्र से डायन को उसी अग्निकुंड के पास ले गई जहाँ से उसने पहले उसे बुलाया था, और अब उसे फिर भूतलोक में भेजना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ की आत्मा ने अपनी गलती सुधारी और डायन को ख़त्म करने के लिए उससे लिपट कर अग्नि में समाहित हो गई, और मैं हनुमान चालीसा की वही 4 लाइनों का उच्चारण बार बार करती रही। माँ ने उस डायन को मेरे पापा को मारने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो मेरे शरीर से रूबरू हुई तो उसने मेरे तन को भी पा लेने की सोची, और इसी षड्यंत्र के कारण उसने मेरी माँ को भी मार डाला। शायद माँ और डायन की आत्माओं में हुए जबरदस्त समावेश से एक नए साय का जन्म हुआ जो हमेशा मेरे साथ रहता। उसने मुझे अकेलेपन से शायद बचा लिया था। हम साथ में हंसते, साथ में रोते, और अब वो जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ रहती थी। वो परछाई कब धीरे धीरे एक दोस्त बन गई और मैं उसकी छाया। वह मुझे बुराइयों से बचाती या खुद बुराइयों से बचती। वो साया था या कुछ और मैं घर पर रहती। वो धीरे धीरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं रूपाली और वो एक छाया, हम साथ में बहुत खुश थे। हम दोनों में किसी को एक दूसरे से परेशानी नहीं थी। एक राज ऐसा था जो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम था, और किसी को मालूम भी ना होता यदि उस दिन उसके दूर के चाचा रूपाली को उसके मम्मी पापा की मृत्यु पर संतावना देने घर नहीं आए होते, तो शायद ही कभी ये सच दुनिया के सामने आ पाता। चाचा जी ने देखा आजकल रूपाली थोड़ी बदली बदली लग रही है। उसकी आंखों में ज़रा भी आंसू नहीं थे और वो रात को ज़ोर ज़ोर से हंसती थी और तरह तरह की आवाज़ें निकालती थी। ये सब बहुत अजीब था। कभी कभी तो लगता कि रात को बहुत सारे कुत्ते उसके कान के पास ही भौंक रहे हों, पर फिर सोचा कि हो सकता है ये सब उसके मन का कोई वहम हो। रूपाली बिटिया के भी शायद दुख के सारे आंसू सूख गए हों, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। 2 दिन तक कैद रहे उस घर से। आखिरकार चाचा जी घर से भागने में कायम रहे, और फिर उन्होंने जो सच बताया उसे सबके रोंगटे खड़े हो गए। 2 आत्माएं एक जिस्म। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सच है कि जब चुड़ैल और माँ की आत्मा भिड़ंत हुई तब कमजोर रूपाली मंत्र उच्चारण करते करते बेहोश हो गई थी। शरीर में खून की कमी के कारण कब वो मर गई शायद उसे भी इस बात का पता नहीं चला। और उसी समय उसके शरीर में छाया ने प्रवेश कर लिया। छाया को तो मानो नया जीवन दान मिल गया हो, नया शरीर और उसकी आत्मा का सही मेल। जब ये रूपाली को मालूम हुआ कि अब वो जिंदा नहीं है, उसके शरीर पर छाया का अधिकार है, तो वो क्रोध में तिलमिलाते हुए छाया के समीप जाती है और मानो अपना शरीर फिर पाने की कोशिश करती है, पर वो उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। छाया कहती है, शांत हो जाओ, ये शरीर तुम्हारा है मैं जानती हूँ, पर अब कहीं ना कहीं मेरा भी। तुम इस शरीर में आ सकती हो, मना ही नहीं है। रूपाली, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इस शरीर में आ सकती हो? ये मेरा ही तो शरीर है, तुम मुझे मेरे ही शरीर में आने की इजाज़त दे रही हो। छाया, पर तुम जिंदा नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस शरीर में नहीं आ सकती। तुम्हारे शरीर से हम नई शुरुआत करते हैं। रूपाली ने भी हाँ में सर हिला दिया, और तब से लेकर आज तक छाया के शरीर में रूपाली आती जाती रहती, और दोनों में धीरे धीरे
गहरी दोस्ती हो गई। वो धीरे धीरे शक्तिशाली प्रेत आत्मा में तब्दील हो चुकी थी और उसके लंबे तीखे दांत, सफ़ेद चेहरा और बुझी पीली आंखें किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। छाया लोगों के सामने अच्छी छवि दिखने के लिए हर रोज़ ऑफिस जाती और कुछ काम भी करती, और जब घर आती तो रूपाली उसके लिए ताज़े खून का मांस का इंतज़ाम करती। और कहीं ना कहीं उसे अपने शरीर की ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि इसी शरीर में दोनों का निवास था। बहुत बार खून मांस का बंदोबस्त नहीं हो पाता था तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जब मिलता तो वो दोनों उसका भरपूर मज़ा लेती। अरे आज कैसे बंदोबस्त हुआ? चाचा जी। तभी एक ठाके की हंसी आई। बाहर होती बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। ठंडी हवा भी पूरे जोरों पर थी। आशिकों की डायरी में ये प्यार का मौसम कहने वाला मौसम था, मगर रचित के लिए एक एक पल गुस्से से भरा और सदियों से भी लंबा था। उसे तो पता भी नहीं था कि नेहा घर से कितनी देर पहले निकली है, जबकि वो खुद 1 घंटे पहले घर वापस आ चुका था और 2 बार उसको कॉल भी कर चुका था। एक बार फिर से उसने अपना फेसबुक बंद करा और नेहा को कॉल लगाने के लिए कॉल लॉग से उसका नंबर निकाला। फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ ही था। गई होगी अपने यार से मिलने, कहते हुए उसने फ़ोन बंद करा और फिर से फेसबुक ओपन कर लिया। दरअसल हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही जब नेहा मार्केट से वापस आ रही थी तो उसकी मुलाकात रचित के सहपाठी रहे देवांश से हो गई थी। देवांश का परिवार पहले उनका पड़ोसी था, मगर 2 साल पहले देवांश के ट्रांसफ़र के चलते वो लोग दूसरे शहर में जाकर बस गए थे। रचित और देवांश में जान पहचान तो थी, मगर दोस्ती के बजाय दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा थी, जो वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते दिलों में कड़वाहट की तरह बस गई। सबके सामने दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, मगर अकेले में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आज भी रोज की तरह नेहा से उसका देवांश से बात करने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसकी नज़र में वो उसके दुश्मन से दोस्ती कर रही थी, जो उसके पुरुष दम को बर्दाश्त नहीं था। कॉफ़ी? नेहा ने जब कॉफ़ी मग टेबल पर रखकर रचित को पुकारा तो उसकी तंद्रता टूटी। हो गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? जलती आंखों से घूरते हुए रचित ने नेहा से सवाल करा। हाँ, आप कॉफ़ी पियो। नेहा का चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही शांत और गंभीर था। वापस क्यों आ गई? वहीं रुक जाती, कौन सा मैं अकेला मर जाता। एक नए ताने के साथ रचित ने अपना अगला प्रश्न करा। अपनी ठंडी आंखों से नेहा ने रचित की तरफ देखा और आज उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही ठंडी और डरावनी महसूस हो रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर उसकी खामोशी एक अलग ही इशारा कर रही थी। बाहर की सर्द हवाएं अंदर आने की कोशिश कर रही थी। बारिश का शोर भी अब कुछ थमने लगा था। एक अजीब सी मनहूसियत माहौल में फैली हुई थी। कुछ तो था जो कि रचित को सही नहीं लग रहा था, मगर इस वक्त उसका ध्यान अपने फ़ोन में था और अपने पास अपने सबसे करीबी रिश्ते से दूर वो इस वक्त अपनी आभासी दुनिया में अपने दोस्तों में खोया हुआ था। कॉफ़ी मग अपने हाथ में उठाकर वो धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगा और साथ में आए अपने दोस्तों के मैसेज का जवाब भी देता जा रहा था। इस बीच एक बार भी उसने नेहा को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए या फिर उसकी कॉफ़ी कहाँ है इसके लिए नहीं पूछा। नेहा शायद अभी किचन में साथ लाए राशन को ठीक से लगाने की कोशिश कर रही थी। आज नेहा के घर में होने के बावजूद भी घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? कुछ देर बाद नेहा की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ते हुए आवाज़ दी। आज पुलाव और रायता बना दो। फ़ोन में घुसे घुसे ही उसने जवाब दिया और थोड़ी देर में ही किचन से पुलाव की खुशबू आने लगी तो रचित को भी थोड़ी भूख सी लगने लगी। खाना लगा दिया, आ जाओ। नेहा ने रसोई से ही आवाज़ दी। ठीक है, अभी आता हूँ, कहते हुए रचित खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गया और रचित को खाना सर्व करने के बाद नेहा फिर से रसोई में चली गई थी, मगर रचित को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अकेले ही खाना खाना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा सा ही खा पाया था कि तब तक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा
हो सकता है ऑफिस से किसी ज़रूरी काम का कॉल हो। ये सोचकर रचित ने फ़ोन उठा लिया। क्या आप ही मिस्टर रचित हैं, नेहा के हस्बैंड? फ़ोन उठाते ही फ़ोन करने वाले ने पूछा। जी, लेकिन आप कौन? रजत ने जवाब के साथ एक और सवाल पूछ लिया। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। फ़ोन करने वाले का जवाब आया। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरी पत्नी घर पर है, कहते हुए रचित ने फ़ोन काट दिया। इस बार फिर से फ़ोन की घंटी बजी और रचित ने जैसे ही फ़ोन उठाया, एक बार फिर से हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया और इस बार लाश की पहचान करने के लिए, क्योंकि लाश के पास जो पर्ची मिली थी उसमें ये फ़ोन नंबर मिला था, वो रचित का ही था। उफ, ये लोग भी ना खाना भी नहीं खाने देते, कहते हुए रचित ने नेहा को आवाज़ लगाई। नेहा, ज़रा गाड़ी की चाबी दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मगर इस बार नेहा ने जवाब नहीं दिया। नेहा, तुम कहाँ हो? एक बार फिर से रचित ने पुकारा, मगर इस बार भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ खिड़कियों के हवा से उड़ते पर्दे की सरसराहट आई। नेहा, तुम कहाँ हो? एक बार फिर से रचित ने पुकारा, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। रचित का दिल अनजाने भय से कांप गया। नेहा, तुम कहाँ हो? अब रचित ने घबरा कर पूछा और इस वक्त उसके अलावा पूरे घर पे कोई भी नहीं था जो उसे जवाब देता। घबरा कर वो रसोई की तरफ बढ़ा, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही नेहा काम कर रही थी। लेकिन यह देखकर वो दंग रह गया कि रसोई में ना तो नेहा थी और ना ही कुछ देर पहले लाया गया उसका सामान। इस बार फिर से उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी, लेकिन इस बार कोई कॉल ना होकर एक व्हाट्सएप मैसेज था। रचित ने जैसे ही उस मैसेज को ओपन करा, उसके होश उड़ गए। ये नेहा की फ़ोटो थी, मगर वो जिंदा नहीं थी। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो अभी भी कुछ देर पहले उसने पहने थे। रचित के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा कि वो कहाँ है। तो बताओ, कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? कहते हुए मिहिर ने शिवानी से एक आखिरी सवाल पूछा। ओह मिहिर, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मुझे डराने में कामयाब नहीं हुई। कहते हुए शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओके बाबा, ठीक है, तुम जीत गई। कहते हुए मिहिर ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर सिर रखकर शिवानी आराम से सो सके। उसे ऐसे ही नींद आती थी। वो तकिए की जगह मिहिर के हाथ पर सर रखकर सोती थी। मिहिर के सीने से लगकर शिवानी बहुत जल्दी ही नींद में सो गई। मिहिर, जो अब से 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।